केस स्टडी विद मी। जिस दिन यह घटना हुई थी उस दिन भी वहां के लोगों के लिए एक सामान्य सा दिन था। पर दोपहर को कुछ लोगों ने वहां के कब्रिस्तान में कुछ ऐसा देखा जो कि किसी हॉरर मूवी सीन से कम नहीं था। उन्हें वहां पे एक 30 साल की लड़की जिसका नाम आसमा था, उसका शरीर मिला। पर आखिर इस औरत का शरीर वहां कैसे पहुंचा और इसे किसने मारा था, जानते हैं आज इस केस के बारे में। आज का केस अदनान और आसमा के बारे में है। आज से 2.5 साल पहले आसमा की सलीम नाम के आदमी से नई नई शादी हुई थी और शादी के बाद वह दोनों एक साथ एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए बुलंदशहर के खुर्जा नगर में शिफ्ट हो गए थे। और वहां उन्होंने बहुत ज्यादा मुश्किलों के बाद एक नया घर ढूंढा था रहने के लिए। पर ये लोग इस घर में अकेले नहीं रहते थे, यहाँ पे बहुत सारे किराएदार रहते थे। इस बात से हम लोग यह अंदाजा लगा सकते हैं कि सलीम के पास ज्यादा पैसे नहीं थे और यही यहाँ पर सच्चाई थी। सलीम फाइनली इतना ज्यादा स्थिर नहीं था। वह होटल में एक लेबर का काम करता था और जितने भी उसके पैसे आते थे वह अपने परिवार पर लगा देता था। जहाँ पे सलीम और आसमा रहते थे वहाँ पे एक और अदनान नाम का आदमी अपनी फैमिली के साथ रहता था। अदनान भी एक शादीशुदा आदमी था और वह अपनी बीवी के साथ ही इस जगह में रहता था। अदनान एक यूनिक कैरेक्टर था। दरअसल अदनान को बॉलीवुड मूवीज देखने का बहुत शौक था। वो जब भी मूवीज देखता वह खुद को उस मूवी के मेन कैरेक्टर की तरह इमेजिन करने लगता था। अब आप में से कुछ लोग यह सोच रहे होंगे कि मूवीज का दीवाना होना कौन सी बड़ी बात है। आज से ज्यादा इंडिया मूवीज का दीवाना है, सही बात है, बॉलीवुड का दीवाना है। लेकिन यह बात याद रखें क्योंकि आगे यह चीज इस केस में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्लू बन जाती है। जैसे मैंने कहा कि अदनान को मूवीज देखने, बॉलीवुड मूवीज देखने का बहुत ज्यादा शौक था और अपनी असली जिंदगी में भी वह फिल्मी अंदाज में जीता था। वह अपनी फेवरेट मूवीज के डायलॉग बोलता था। अब इस जगह की बात करें तो सलीम खुद के लिए और अपनी वाइफ आसमा के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करता था। दिन भर मेहनत करता था और हमेशा उसकी जरूरत पूरी करने की कोशिश करता था। लेकिन वहीं पर अदनान को अपनी बीवी से ज्यादा कुछ खास लगाव नहीं था। और जब सलीम काम पे जाता था तो इसी बीच अदनान ने आसमा को नोटिस किया। पहली नजर में ही अदनान को आसमा पसंद आ गई थी। उसे आसमा अच्छी लगी और उसने आसमा को अप्रोच करने की, उससे क्लोज होने की कोशिश की। आसमा को भी अदनान पसंद आने लगा था। सलीम के हर प्रयास के बावजूद आसमा ने इस बारे में ना सोचकर अदनान से ज्यादा क्लोज आने की कोशिश की। अब वह अदनान को पसंद करने लगी थी। सलीम अपने काम के कारण पूरा दिन होटल में बिजी रहता था, तो उसके पीठ पीछे आसमा और अदनान एक दूसरे से मिला करते थे। इस बारे में सलीम को कुछ भी नहीं पता था। कुछ ही दिनों में यह मिलना एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में बदल गया था और अब दोनों, आसमा और अदनान, अपने अपने पार्टनर्स के ऊपर चीट कर रहे थे। लेकिन कुछ ही दिनों में सलीम ने आसमा और अदनान के बीच जो चल रहा था उसे नोटिस कर लिया था। इसीलिए सलीम ने डिसाइड किया कि अब वो उस जगह में नहीं रहेगा और आसमा और सलीम तुरंत ही शहर के किसी दूसरी लोकेलिटी में किराए की तलाश कर कहीं और शिफ्ट हो गए थे। तो सलीम ने पूरी कोशिश की अदनान और आसमा को एक दूसरे से दूर करने की, यह सोचकर कि अगर ये एक दूसरे से दूर हो जाएंगे तो एक दूसरे से मिल नहीं पाएंगे और एक दूसरे के बारे में भूल जाएंगे। लेकिन सलीम को यह चीज नहीं पता थी कि वह कितना गलत है। अदनान से दूर होने के बाद भी आसमा और अदनान का एक दूसरे से मिलना बंद नहीं हुआ, बल्कि यह बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था। अदनान आसमा को मिलने के लिए खीर खाने कब्रिस्तान में बुलाया करता था, क्योंकि कब्रिस्तान ज्यादातर खाली ही रहता था और वहां कोई भी आता जाता नहीं था। इसीलिए वह उन दोनों के मिलने के लिए एक परफेक्ट जगह थी। अदनान आसमा के पीछे इतना पागल था कि उसने आसमा को एक बटन वाला फोन भी दिला दिया था ताकि वे दोनों फोन पर बात कर सकें। अदनान ने आसमा को यह फोन दिलाया बात करने के लिए, लेकिन उस फोन में समस्या यह थी कि उसमें आवाज साफ नहीं आती थी।
इसीलिए अदनान ने अपनी पूरी पूंजी लगाकर, अपने पूरे पैसे खर्च कर आसमा को एक 10 लाख रुपए का फोन गिफ्ट किया। उसके लिए 10 लाख रुपए बहुत ही ज्यादा बड़ी रकम थी और वह भी अपनी जिंदगी में काफी ज्यादा संघर्ष कर रहा था। अपनी वाइफ के लिए तो उसने कभी भी कोई गिफ्ट ले जाना तो दूर, जरूरत की चीज ले जाना भी सही नहीं समझा, पर यहाँ पर वह आसमा के लिए फोन ले रहा था। अपनी गर्लफ्रेंड पर खर्च करने के लिए उसके पास बहुत सारे पैसे थे। वह किसी और की वाइफ, जिसे वह पसंद करता था, उस पर पानी की तरह पैसा बहा रहा था। आसमा को भी अदनान का प्यार और अटेंशन बहुत अच्छा लग रहा था। जहां सलीम अपनी फैमिली का पेट पालने के लिए बमुश्किल सक्षम था, वहीं दूसरी तरफ आसमा को अदनान से महंगे महंगे गिफ्ट्स मिलना अच्छे लग रहे थे। लेकिन आसमा शायद यह भूल गई थी कि जो इंसान बस अपने भ्रम को पूरा करने के लिए इतना सब कुछ कर सकता है, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को भूल सकता है, अपने परिवार के बारे में भूल सकता है, वह आदमी किसी और चीज को पाने के लिए क्या क्या कर सकता होगा। अदनान और आसमा के पार्टनर्स ही इस सिचुएशन में सबसे ज्यादा सफर कर रहे थे। अदनान अब अपना पूरा फोकस बस आसमा पर रखता था, अपनी बीवी के बारे में सोचता भी नहीं था और आसमा का भी कुछ ऐसा ही व्यवहार था। वह सलीम के बारे में ज्यादा नहीं सोचती थी। अब जब भी कोई इंसान शादी करता है तो उसकी इतनी अपेक्षा तो होती ही है अपने पार्टनर से कि वह उसका साथ निभाएगा और जिंदगी के उतार चढ़ाव में उसका साथ देगा। लेकिन अदनान और आसमा दोनों के पार्टनर्स को यह चीज भी नहीं नसीब हुई। आसमा के पति सलीम को भी पता था कि अदनान से दूर आने के बाद से वह उससे और ज्यादा मिलने लगी है और अब उसने हार मान ली थी, जिसके लिए लाइफ किसी बॉलीवुड मूवी की तरह थी और आसमा इस बात से पूरी तरह से अनजान थी या फिर जानते हुए भी उस चीज को इग्नोर कर रही थी। लेकिन जल्द ही इन दोनों के बीच का ये प्यार बिगड़ने वाला था और आसमा को अदनान का असली रूप दिखने वाला था। अदनान हमेशा आसमा को कॉल करता था, लेकिन कुछ दिनों से अदनान ने ये चीज नोटिस करी थी कि जब भी वो आसमा को कॉल करता था दिन में या फिर शाम को, उसका फोन या तो हमेशा बिजी आता था या फिर आसमा उसका कॉल उठाती नहीं थी। तो इस चीज को लेकर अदनान कहता था कि मैंने तुम्हारा खर्चा उठाया, मैंने तुझे फोन दिलाया, मैंने तेरे पे इतना सब कुछ करा तेरे लिए और तू मेरा ही कॉल नहीं उठा रही है। और बार बार यही पैटर्न देखने के बाद अदनान आसमा से परेशान हो गया और अब उन दोनों के बीच में लड़ाई होना शुरू हो गया था। अदनान को ये शक था कि जैसे इसने अपने पति को धोखा दिया, मेरे लिए कहीं ये मुझे धोखा तो नहीं दे रही है, किसी और लड़के के साथ या फिर किसी और लड़के से बात तो नहीं कर रही है ये, वो भी मेरे दिए गए फोन से। और अब इनकी जब भी लड़ाई होती थी उस लड़ाई का मुद्दा ही यही होता था। इन झगड़ों की वजह से और आसमा की बातों की वजह से अदनान अब 24 घंटे गुस्से में रहता था और उसने यह सोच लिया था कि अब वह आसमा को एक सबक सिखा के ही छोड़ेगा। 11 जून सुबह के वक्त अदनान ने आसमा को मिलने के लिए उसी कब्रिस्तान में बुलाया था। वो दोनों हमेशा वहीं मिला करते थे, तो आसमा ने ज्यादा कुछ सोचा नहीं और वो वहां अदनान से मिलने के लिए गई। अदनान आसमा से मिला, उसने सबसे पहले उसका फोन लिया और फोन में हर एक चीज चेक करने लगा और उसमें उसे दिखा ये चीज कि अदनान के अलावा और सलीम के अलावा और भी काफी सारे अनजान लड़कों से आसमा बातें करती थी। और ये चीज देखते ही उसे पता चल गया था कि मैंने आसमा पर अपना वक्त जाया करा है, अपने पैसे बर्बाद करे हैं। और इससे पहले कि आसमा उसे कुछ कह पाती, उसने जेब से एक चाकू निकाला और आसमा के मूव होते ही उसने आसमा का गला काट दिया। और कुछ ही वक्त में आसमा की जिंदगी वहीं पर कब्रिस्तान में ही खत्म हो गई थी। अदनान वहां आया ही था आसमा को मारने के लिए। कब्रिस्तान ज्यादातर खाली ही होते हैं और सुबह सुबह कौन ही कब्रिस्तान जाएगा। तो इसीलिए अदनान ने अपने काम को बिना किसी परेशानी के अंजाम देने के लिए उसे इस समय यहाँ बुलाया था। और तो और अदनान को इस सब कुछ करते हुए किसी ने देखा भी नहीं, तो वो चुपचाप वहां से निकल गया। पूरे दिन आसमा की बॉडी उसी कब्रिस्तान में पड़ी रही और किसी की भी नजर उसकी बॉडी पर नहीं गई। लेकिन फिर एक दिन सुबह के समय में
कुछ लोग इस कब्रिस्तान में गए और उन्होंने आसमा की बॉडी को देखा और पुलिस को रिपोर्ट कर दिया था। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन भी शुरू कर दी थी। तभी आसमा का हस्बैंड सलीम अपने काम से शाम को वापस घर लौट चुका था, लेकिन घर में आसमा को ना देखने के बाद सलीम परेशान हो गया था। सारी कोशिशें करने के बाद भी जब उसे आसमा नहीं मिली तो वह पुलिस के पास गया। उसने पुलिस को बताया कि उसकी वाइफ सुबह से घर नहीं आई है, तो चीज समझ आ गई थी कि कब्रिस्तान में जो बॉडी मिली थी वो और किसी की नहीं बल्कि सलीम की वाइफ आसमा की ही है। और सलीम से पूछताछ करने के बाद पुलिस को ये क्लियर लीड मिल चुकी थी कि और किसी ने नहीं बल्कि अदनान ने ही करा है। तो उसी दिन पुलिस अदनान के घर पहुंचकर उसे अरेस्ट भी कर लिया था। जब पुलिस अदनान के घर आई तो उन्होंने अदनान और मर्डर वेपन दोनों को ढूंढ लिया था और ये बात साफ हो गई थी कि अदनान ने ही आसमा को मारा था। लेकिन चौंकाने की बात यहाँ पे ये थी कि अदनान ने ना ही मना करा ना ही उसने अपने आप को इनोसेंट प्रूव करने की कोशिश करी। नाम है तेरा? बल्लू। बल्लू। हाँ। क्यों हत्या की, क्या मामला है? क्यों हत्या करी? मोहब्बत में धोखा दे दिया अच्छा। और धोखे देने की सजा एक ही है, सिर्फ मौत। अच्छा। काट डाली गर्दन। तुमने गर्दन काट दी उसकी? जी। किस चीज़ से काटी? चाकू से। अच्छा। 2.5 साल की कमाई खाई मेरी पूरी और दूसरे यार से फंस गई। हाँ। मोहब्बत में धोखा दे दिया। अच्छा। बर्दाश्त नहीं हुई अपने को। कौन सी फिल्म देख के करा ये कांड? बल्लू, संजय दत्त, फैन हूँ संजय दत्त का सर में। अगर तुम लोग उसका अरेस्ट वीडियो देखोगे तो वो अपने बाल संवार रहा था और किसी मूवी के जैसे लोगों को वेव कर रहा था। उसके लिए यह सब अभी भी किसी मूवी सीन के जैसा था जिसमें पुलिस किसी हीरो को अरेस्ट कर रही हो। जिस औरत से वो इतना ज्यादा प्यार करता था, पहले तो उसने उसे ही मार दिया। उसके बाद मारने के बाद, एक इंसान की जान लेने के बाद उसको पछतावा भी नहीं हुआ। लेकिन इसने हद तो तब पार करी जब एक रिपोर्टर ने उसका इंटरव्यू लिया। उसने इस इंटरव्यू में खुशी खुशी अपने सारे क्राइम एडमिट कर लिए थे और जब उसे पूछा गया कि तुमने आखिर उसे क्यों मारा, तो उसने कहा कि उसके प्रेमिका ने या फिर उसके लवर ने उसे धोखा दिया था और सजा वैसी ही मिलती है जिस हिसाब का धोखा दिया जाता है। उसे किस हिसाब की सजा देनी चाहिए यह अदालत तय करेगी। उसने यह भी कहा कि उसे अगर उसका कोई दोस्त भी धोखा दे दे तो उसके साथ भी वह ऐसा ही करेगा। उसने बताया कि वह संजय दत्त का बहुत बड़ा फैन है और उसने जो भी करा है वह खलनायक मूवी के बल्लू बलराम के कैरेक्टर से इंस्पायर होकर करा था। यह इतना बसा हुआ था उस मूवी से कि उसने अपने बात करने का अंदाज और अपना हुलिया भी बल्लू की तरह करने की कोशिश की थी। इवन उसने अपना नाम भी बल्लू ही बताया था। लेकिन यहाँ पर यह है कि जहाँ मूवी में बल्लू ने आखिर में खुद को सैक्रिफाइस करा था अपने प्यार के लिए, वहीं अदनान ने जिसको वह अपना प्यार कहता था उसी को मार दिया। उसने पुलिस को धमकी देते हुए यह कहा कि अगर कोई उसकी फैमिली को परेशान करेगा, उन पर उंगली उठाएगा, तो वो सबके घर बम से उड़ा देगा। बस ये कहानी यहीं तक थी।